हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज। दोस्तों, रोज़ की तरह हम आज इंडियन पॉलिटी डिस्कस करेंगे और उसके बाद दोस्तों मिसलेनियस जी के फैक्ट्स। तो दोस्तों, सबसे पहले शॉर्ट में कल का लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं। कल दोस्तों हम लोगों ने जाना था अब हमारे देश के संविधान में कौन कौन से महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं। उसके बाद जाना था दोस्तों चुनाव आयोग के बारे में। फिर दोस्तों उसी के अंदर दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन है, और दोस्तों अनुच्छेद 326 में क्या लिखा है, और दोस्तों 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। इन चीज़ों के बारे में जाना था दोस्तों, तो आप उसको रिवाइज़ ज़रूर करें क्योंकि संविधान संशोधन भी इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ये भी, इनके बारे में भी जो जानकारियाँ कल डिस्कस थी दोस्तों वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो ठीक है दोस्तों, आज कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा ये जो पार्ट छूटा हुआ था पार्ट 6 में, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधायिका, तो दोस्तों ये भाग 6 में आता है और ये अनुच्छेद 168 से 212 तक में सम्मिलित है। और दोस्तों देखिए जैसे लिखा हुआ है, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 में राज्य विधानमंडल के संरचना, संगठन, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है। ठीक दोस्तों, मतलब इसमें दोस्तों राज्य विधानमंडल में जो भी हमारी विधानसभा या विधान परिषद है, मुख्यमंत्री है, कैबिनेट में राज्य में स्टेट मिनिस्टर्स हैं, राज्यपाल हैं, और उनके क्या क्या पॉइंट्स है दोस्तों वो सब इसमें दिया हुआ है। ठीक दोस्तों, प्रत्येक राज्य के लिए एक विधायिका होती है। इसमें राज्यपाल और एक सदन या जैसा भी मामला हो 2 सदन होते हैं। मतलब दोस्तों कि हर राज्य में एक विधायिका होती है, इसमें एक राज्यपाल और ज़रूरत के हिसाब से 1 सदन या 2 सदन होता है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों हमारे देश में जो द्विसदनीय जो पक्ष है वो दोस्तों इन्हीं राज्यों में है, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। दोस्तों इन 5 राज्यों में ही 2 सदन है, बाकी सब में दोस्तों 1-1 सदन है। ठीक, तो जहाँ 2 सदन होते हैं दोस्तों उसको विधानसभा, विधान परिषद बोलते हैं। ठीक दोस्तों, अब आ गया दोस्तों कि विधान सदन, लेजिस्लेटिव असेंबली, यह किसी राज्य में सत्ता का वास्तविक केंद्र है। ठीक दोस्तों, और इसकी अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 है। इसका कार्यकाल 5 साल का होता है, मतलब इसके सदस्यों का, और दोस्तों राज्यपाल इसको भंग भी कर सकता है। और दोस्तों आपातकाल के समय इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। कौन बढ़ा सकता है दोस्तों? हमारी संसद, लेकिन 1 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। ठीक दोस्तों, और दोस्तों योग्यता क्या होती है? भारत का इसके सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक हो और उसकी उम्र दोस्तों 25 या उससे ज़्यादा हो, और दोस्तों संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं रख सकता हो। अगला आ गया दोस्तों विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको भंग नहीं किया जा सकता। ठीक दोस्तों, और इसके कुल सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक दोस्तों, और दोस्तों इसमें भी जो योग्यता होती है दोस्तों सेम होती है जैसे भारत का नागरिक हो, बट इसमें उम्र जो होती है दोस्तों विधानसभा में वो दोस्तों ग्रेटर या 30 होता है। जैसे यहाँ 25 है तो इसमें 30 होता है। ठीक दोस्तों, और दोस्तों देखिए जैसे मैंने लिखा है कि इसके 1/3 सदस्य लोकल बॉडी से चुने जाते हैं, 1/3 फ्रॉम इलेक्टेड MLA से, 1/12 दोस्तों जो शिक्षक क्षेत्र के मतदाता क्षेत्र होता है, टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी, और दोस्तों 1/12 दोस्तों ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब जो स्नातक का मतदाता क्षेत्र होता है। और बाकी दोस्तों जो 1/6 बस तो दोस्तों राज्यपाल द्वारा चुने जाते हैं, जो दोस्तों कला क्षेत्र, साहित्य, सहकारी समिति में दोस्तों अपना विशेष उत्कृष्ट योगदान दिए रहते हैं, तो उनको बाकी 1/6 राज्यपाल चुनता है। ठीक दोस्तों, अब आ गया दोस्तों राज्यपाल। तो अनुच्छेद 153 में दोस्तों राज्यपाल के बारे में बताया है कि दोस्तों लिखा है कि इसमें हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। और दोस्तों इंपॉर्टेंट देखिए मैंने ग्रीन कलर से अंडरलाइन भी किया है कि इसका ओथ ऑफ ऑफिस कौन एडमिनिस्टर करता है दोस्तों? उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जिसके ज्यूरिसडिक्शन में वो स्टेट आता है। ठीक दोस्तों, तो गवर्नर का ओथ ऑफ ऑफिस कौन करता है दोस्तों? हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। ठीक दोस्तों, और दोस्तों अगर इस्तीफा देता है तो राष्ट्रपति को देगा। और योग्यता क्या होती है दोस्तों? भारत का नागरिक हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं हो, उम्र 35 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, और किसी भी सभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। मतलब दोस्तों न लोकसभा, न राज्यसभा, न विधानसभा, न विधान परिषद, किसी भी सभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक दोस्तों, अब आ गया दोस्तों हमारा मिसलेनियस जीके फैक्ट्स। तो यहाँ दोस्तों हमारा ये इंडियन पॉलिटी जो का है ये पोर्शन ख़त्म होता है, और ये दोस्तों अब आ गया मिसलेनियस जीके फैक्ट्स। तो दोस्तों भारत में चुनावी पार्टियों की संख्या कितनी है दोस्तों? चुनाव आयोग के हिसाब से, चुनाव आयोग के जो आंकड़े हैं करंट में, 6 नेशनल पार्टियां हैं अभी हमारे देश में, 54 स्टेट पार्टियां हैं, और दोस्तों 2597 नॉन रिकॉग्नाइज्ड पार्टियां, मतलब गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां। अगला पॉइंट है दोस्तों कि फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एस्ट्रोनॉमी किसे कहा जाता है दोस्तों? M.K. वाणी बप्पू, इनको जो है फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। ठीक दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा दोस्तों नील नदी से, क्योंकि जो कि हमारी दुनिया की सबसे लंबी नदी है दोस्तों,
तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि नील नदी सबसे लंबी नदी है, तो इस वजह से इसके थोड़े फैक्ट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दोस्तों नील नदी दो पार्ट में जैसे बटी है, ब्लू नील और वाइट नील। तो दोस्तों जो ब्लू नील का उद्गम होता है वो ताना झील से होता है, ठीक दोस्तों, किस झील से? ताना झील से। और सफ़ेद नील का उद्गम होता है दोस्तों युगांडा में विक्टोरिया झील से, ठीक दोस्तों। तो ये दोनों का उद्गम स्थल इंपॉर्टेंट है, ब्लू नील का भी, वाइट नील का भी, ठीक दोस्तों। ब्लू नील का ताना झील से, सफ़ेद नील का विक्टोरिया झील से। और ये दोनों झील देखिए दोस्तों, मैंने एरो बनाया है, दोनों ब्लू नील और वाइट नील आके मिलती हैं सूडान के खार्तूम में, फिर ये नील नदी के नाम से बहती हैं। और दोस्तों मिस्र देश का उत्तरी पोर्शन में भूमध्य सागर में जाके नदी गिर जाती है, ठीक दोस्तों। अगला आ गया दोस्तों, ये इसमें देखिए लिखा है दोस्तों, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। गंगा और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? गंगा नदी। अगला पॉइंट है दोस्तों कि गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक दोस्तों। इसको गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। और ये कहाँ से निकलती है दोस्तों? महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है दोस्तों? पेनगंगा, वेनगंगा और इंद्रावती, ठीक दोस्तों। और मुख्य सहायक नदी गोदावरी की देखो दोस्तों, मैंने अंडरलाइन किया है, वेनगंगा है। तो एक बार ये क्वेश्चन पूछा था कि गोदावरी की मुख्य सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? तो वेनगंगा। और जैसा कि देखो दोस्तों, इंद्रावती जो है दोस्तों, ये उड़ीसा में बहती है और ये उड़ीसा के कालाहांडी से निकलती है, ठीक दोस्तों। इंद्रावती कहाँ से निकलती है? उड़ीसा के कालाहांडी से, ठीक दोस्तों। और श्री राम सागर परियोजना, ईचमपल्ली बांध और श्री राम सागर बांध, ये तीनों बांध दोस्तों किस नदी पर है दोस्तों? गोदावरी नदी पर, ठीक। और दोस्तों इस नदी के तट पर राजमहेंद्री नाम एक महत्वपूर्ण शहर भी बसा है, ठीक दोस्तों। गोदावरी नदी के तट पर ही राजमहेंद्री नाम का एक महत्वपूर्ण शहर बसा है, जो कि दोस्तों आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। और इसी राजमहेंद्री शहर में दोस्तों तंबाकू अनुसंधान केंद्र भी है, ठीक दोस्तों। कभी कभी ये भी पूछता है कि तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? तो राजमहेंद्री में है, ठीक दोस्तों। इसलिए मैंने इसके फैक्ट के साथ ये भी जोड़ दिया। अगला पॉइंट है दोस्तों कि तमिलनाडु की कावेरी नदी पर बना कल्लनई बांध भारत का सबसे प्राचीन बांध है, ठीक दोस्तों। तमिलनाडु की कावेरी नदी पर बना कल्लनई बांध, ठीक दोस्तों। कौन सा बांध? कल्लनई बांध भारत का सबसे प्राचीन बांध है, ठीक दोस्तों। इसे ग्रैंड एनीकट के नाम से भी जाना जाता है। ये दोस्तों काफ़ी मुझे लगता है पूछा गया है, इसलिए आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, ग्रैंड एनीकट। अगला पॉइंट है दोस्तों कि जो दुल्हस्ती बांध है ये किस नदी पर है दोस्तों? चिनाब नदी पर। ये भी किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, किसी स्टेट पीएससी में। अगला पॉइंट है दोस्तों कृष्णा नदी, ये कहाँ से निकलती है दोस्तों? महाराष्ट्र में महाबलेश्वर नाम की जगह से ये निकलती है। और दोस्तों इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं दोस्तों? तो दोस्तों भीमा, डिंडी, पलेरू, मूसी, ये इसकी दाईं तरफ से सहायक नदी हैं, ठीक दोस्तों। कभी कभी ऑप्शन में दोस्तों पूछ लेता है कि कृष्णा नदी की दाईं सहायक नदियाँ कौन सी हैं। दोस्तों 3 कुछ और रहेगा, चौथे में किसी एक नदी का नाम दे देगा, तो इस वजह से ये डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, दाईं बाईं। तो कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ दाईं तरफ से कौन सी हैं दोस्तों? भीमा, डिंडी, पलेरू, मूसी, ठीक। और दोस्तों बाईं तरफ से कौन सी सहायक नदियाँ हैं कृष्णा की? कोयना, पंचांगा, दूधगंगा, वेन्ना, मालप्रभा, घाटप्रभा और तुंगभद्रा, ठीक दोस्तों। तो ये कृष्णा नदी की बाईं तरफ से सहायक नदियाँ हैं, और ये दोस्तों भीमा, डिंडी, पलेरू, मूसी दाईं तरफ से, ठीक दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों कि कृष्णा नदी के ऊपर बसे हुए इंपॉर्टेंट जो डैम या बांध हैं, नागार्जुन सागर डैम, सिरसैलम डैम, तुंगभद्रा। दोस्तों कृष्णा नदी पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट बांध हैं डैम? नागार्जुन सागर डैम, सिरसैलम बांध, तुंगभद्रा डैम, अलामट्टी डैम, धोम डैम और बासवा सागर। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलामट्टी डैम और नागार्जुन सागर डैम। इसको आप दोस्तों जरूर याद रखिएगा। कृष्णा नदी पर बने हुए 2 इंपॉर्टेंट डैम्स में से एक है अलामट्टी डैम, और दोस्तों सबसे ज़्यादा नागार्जुन सागर डैम, ठीक दोस्तों। और दोस्तों और जो नागार्जुन डैम है दोस्तों, वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट मैसनरी डैम भी है, मतलब सीमेंट चूना से बना हुआ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैसनरी डैम कौन सा है? नागार्जुन डैम, ठीक दोस्तों। और दोस्तों बिगेस्ट डैम, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है दोस्तों? भाखड़ा नागल डैम, 225 मीटर इसकी हाइट। और दोस्तों ये किस नदी पर है दोस्तों? सतलुज नदी पर बना है, हिमाचल और पंजाब में, ठीक दोस्तों। अगला पॉइंट आगे दोस्तों, कुछ नदियाँ हैं जो कहाँ जाके गिरती हैं वो मैंने लिखा है, ये भी शायद किसी एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों। लीना नदी जो है दोस्तों वो आर्कटिक सागर में गिरती है, ठीक दोस्तों। अमूर नदी प्रशांत महासागर में गिरती है। टिग्रिस नदी न्यू पर्सियन गल्फ में जाके गिरती है। और माही नदी दोस्तों अरब सागर में जाके गिरती है। और दोस्तों बगदाद एक फेमस शहर है जो कि किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? टिग्रिस नदी के किनारे, ठीक है दोस्तों। तो ये आप इसको जरूर पॉइंट आउट रखिएगा। और दोस्तों है कि समुद्री स्तर के हिसाब से पृथ्वी के केंद्र का सबसे पास की जगह कौन सी है दोस्तों? नॉर्थ पोल, ठीक है दोस्तों। अब आगे दोस्तों इतना पॉइंट हो गया, तो आगे दोस्तों हम थोड़ा ओजोन के बारे में जानेंगे
कि दोस्तों ओजोन एक परत है दोस्तों हमारी धरती के ऊपर, जो दोस्तों हमको हानिकारक अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाती है। तो और दोस्तों और क्या कहते हैं, ये दोस्तों इसको रच्छी परत के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये हमारी रक्षा करती है। तो दोस्तों ओजोन के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं कि ओजोन परत ये परत लिखा है, ओजोन परत ध्रुवों पर सबसे मोटी और भूमध्य रेखा इक्वेटर पर सबसे पतली होती है। ठीक दोस्तों, तो मोटी सबसे कहाँ होती है दोस्तों, पोल्स पर, और इक्वेटर पर या भूमध्य रेखा पर सबसे पतली होती है। ठीक दोस्तों, और ये पोल्स पर सबसे मोटी। और दोस्तों ओजोन लेयर की जो मोटाई है दोस्तों हमारे वायुमंडल वो 3 किलोमीटर है, और धरती इसकी ऊंचाई धरती से दोस्तों लगभग 32 से ये मैंने 50 किलोमीटर लिखा है, ये एक्चुअली 30 से 50 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। और पर दोस्तों जो 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो ओजोन पाई जाती है इसको गुड ओजोन कहते हैं। ठीक दोस्तों, गुड ओजोन कहाँ पाई जाती है दोस्तों, स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल में। ठीक दोस्तों, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये ओजोन 2 तरह की होती है, गुड ओजोन, बैड ओजोन। तो जो गुड ओजोन होती है वो दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, कहाँ, समताप मंडल में। ठीक दोस्तों, अगला पॉइंट है दोस्तों कि ओजोन परत में हो रहे क्षरण के लिए कौन सी गैस सबसे ज़्यादा प्रमुख उत्तरदायी, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक दोस्तों, ये हमारे फ्रिज, AC और ये सब जितने भी कूलिंग एजेंट्स होते हैं उन सबसे दोस्तों और निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जाके ओजोन परत में क्षरण करती है। ठीक दोस्तों, और कौन कौन सी गैस है जो ओजोन परत में क्षरण करती है दोस्तों, हैलोजन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म और CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक दोस्तों, और ओजोन का कलर कैसा होता है दोस्तों, हल्का नीला। ठीक दोस्तों, और दोस्तों 16 सितंबर को दोस्तों वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। ठीक दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है, और ये UV रेडिएशन को धरती पर नहीं पहुँचने देती है। और इसको खोजा किसने था दोस्तों, 1913 में फ्रांस के 2 वैज्ञानिक थे, चार्ल्स फेब्री और हेनरी बुइसन। ठीक दोस्तों, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1913 में चार्ल्स फेब्री और हेनरी बुइसन फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। ठीक दोस्तों, और एक पॉइंट है दोस्तों कि ओजोन को थिकनेस को नापते किस में दोस्तों, डॉप्सन में। ठीक, ओजोन को नापा किस में जाता है, डॉप्सन। इन ए कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब एक ज़मीन से एक कॉलम उठा के लिया जाए और उस हवा में कितनी ओजोन होगी, इसी टाइप से में नापते हैं डॉप्सन ओजोन को। ठीक दोस्तों, देखिए दोस्तों मैंने लिखा भी है, जो ग्राउंड लेवल पे ओजोन पाई जाती है उसको बैड ओजोन बोलते हैं, क्योंकि इससे अस्थमा होने का खतरा रहता है, या जिन पेशेंट्स को अस्थमा रहता है उनके लिए बहुत खतरनाक हो जाता है। और दोस्तों ग्राउंड लेवल पे ओजोन को द्वितीयक प्रदूषक भी बोला जाता है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ठीक, और दोस्तों जो स्ट्रेटो में पाई जाती है वो गुड ओजोन होती है, और जो ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती है वो बैड ओजोन होती है। ठीक दोस्तों, मतलब समताप मंडल में पाई जाने वाली जो ओजोन है दोस्तों वो अच्छी ओजोन है, और क्षोभ मंडल में पाई जाने वाली जो ओजोन है दोस्तों वो बैड ओजोन है, खराब ओजोन है। ठीक दोस्तों, ये आप बहुत ध्यान से रखिए, याद रखिएगा। ठीक तो दोस्तों बैड ओजोन, गुड ओजोन, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर। आज आपने देखा दोस्तों हमने स्टेट लेजिस्लेचर में जाना, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर के बारे में। उसके बाद दोस्तों मिसलेनियस जी के फैक्ट जाना, इंपॉर्टेंट रिवर्स और उस पर कौन कौन से बांध बने हुए दोस्तों वो जाना, ओजोन के बारे में जाना दोस्तों कि किस हाइट में मिलती है, कहाँ तक गुड ओजोन है, कहाँ पे बैड ओजोन है, क्या यूनिट होती है इसको नापने की। ठीक दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको जरूर याद रखिए दोस्तों। आने वाले लेक्चर्स में हम इंडियन पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आज लगभग ये यहाँ पे लाइन खींची है दोस्तों, इसको आप समझ लीजिए कि हमारा इंडियन पॉलिटी का लगभग 95% सिलेबस कवर हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और भी आप लोगों को कोई लगता है कि कुछ छूट गया हो या कुछ नहीं पढ़ाया तो दोस्तों उसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि मैं उस पर भी बना सकूँ, मुझे भी पता चले कि कुछ छूट गया है। और दोस्तों और कल एक आगे के 1-2 लेक्चर हम दोस्तों सिर्फ इंडियन पॉलिटी के ही और कुछ मिसलेनियस जी के फैक्ट्स मिला जुला के दोस्तों क्वेश्चन करेंगे जो कि और एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ताकि दोस्तों जो अगर कुछ और एरिया छूटा हो तो वो भी कवर हो जाए। और दोस्तों आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहें। थैंक यू दोस्तों।